Hello. In the last lecture, we discussed about the making of function and the importance of the function. Now, I'm taking the very simple example of making the functions. Uh, in this example, you can see basically जो प्रोग्रामिंग है आप दो जो आपके पास एडिटर है. सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि दो एडिटर हैं. दोनों एडिटर में से किसी पर भी कर सकते हैं. यू कैन राइट योर प्रोग्राम यूजिंग द कोड ब्लॉक एडिटर, जो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बड़ा एडवांस एडिटर है. और बाकी दूसरा तो आप जानते ही हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस है, जो नीली स्क्रीन वाला जो होता है, ब्लू स्क्रीन वाला. ठीक है, उस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. कोड ब्लॉक में यूज़ करने का थोड़ा सा सिंटैक्स जो होता है थोड़ा चेंज है. यहाँ पर होता है एक दो लाइन चेंज होता है. लाइक जैसे वहाँ पर हमारा आयो स्ट्रीम डॉट एच होता है, यहाँ पर सिर्फ आयो स्ट्रीम होता है. वहाँ पर कोन्यू डॉट एच होता है, यहाँ पर कोई कोन्यू डॉट एच नहीं लिखते हैं हम, बल्कि उसकी जगह यूजिंग नेम स्पेस और उसका एक वेरिएबल दैट इज स्टैंडर्ड दैट इज एस टी डी लिखते हैं. ठीक है, ये सिंपल सा डिफरेंस है. और एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि टर्बो सी में हम रिटर्न गेट सी एस लिखते हैं, यहाँ पर हम उसको रिटर्न जीरो लिखते हैं. ठीक है, तो बस और कोई डिफरेंस नहीं है. बाकी जो आपका लॉजिक लिखने का तरीका है, जो आपको मेथड और मेंबर फंक्शन जो आप लिखते हैं, इट इज सेम एज इन द सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस. राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन बनाया है FUNC नाम का, वाइट टाइप का. और एक वेरिएबल लिया है हमने स्टैटिक. वो रिमेंबर दिस इज द स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. एक हमने वेरिएबल ले लिया स्टैटिक वेरिएबल. दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल. ठीक है, स्टैटिक लगते ही इसका जो बिहेवियर है वेरिएबल का वो चेंज हो जाएगा. वो चेंज क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा. एक वेरिएबल आपने लोकल लिया हुआ है जे इज द लोकल वेरिएबल, इज अ सिंपल वेरिएबल. और हम कर क्या रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, हम एक इंक्रीमेंट करना चाहते हैं. आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं और जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं. राइट, और सी आउट के थ्रू हम आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं. राइट, तो क्या किया है हमने, एक मेन, क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट है मेन के अंदर क्या किया है हमने, फंक्शंस को 3 बार कॉल किया हुआ है. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम. राइट, क्या होगा इसको जब आप देखें ना, सबसे पहले जब INT के अंदर जो सबसे पहले आपका ये कॉल हो रहा है फंक्शन, तो ये क्या करेगा. अब ये फंक्शन, इस फंक्शन को पूरा जो लॉजिक आपने लिखा हुआ है इसको कॉल करेगा. इस लॉजिक में क्या है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा है. आई कैसा वैल्यू यहाँ पर है, स्टैटिक, और जे कैसा है हमारा, नॉन स्टैटिक, लोकल वेरिएबल. राइट, तो स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वैल्यू जो होती है एक बार जो असाइन हो जाती है, दूसरी वैल्यू उसी के ऊपर अपडेट हो जाती है, कोई मेमोरी में दूसरी लोकेशन या मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करती है. राइट, बट नॉन स्टैटिक में क्या होता है कि एवरी टाइम जो भी वैल्यू आपकी फर्स्ट टाइम आपकी मतलब आपने फिक्स करी, तो नेक्स्ट टाइम जो होगी वो पहले जो फिक्स करेगी वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि दूसरी नई वैल्यू दूसरी लोकेशन पर जाएगी. राइट, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि सबसे पहले जो आपकी जो आई की वैल्यू है, वो आई की वैल्यू क्या थी, स्टैटिक थी, वो जीरो थी. एक इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू क्या होगी आई की, 1 हो गई. राइट, जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि जे की वैल्यू जीरो थी, एक इंक्रीमेंट हुआ, आज जे की वैल्यू 1 हो गई. नेक्स्ट टाइम जो फंक्शन कॉल किया आपने, सेकंड टाइम जो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, पहले क्या थी, क्योंकि उसी के ऊपर अपडेट हो रहा है, और मेमोरी भी दूसरी एलोकेट ऑक्यूपाई करेगा, उसी मेमोरी के ऊपर करेगा. तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी हमारी, 0 से 1 हो चुकी थी. अब एक इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2. राइट, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि जे स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, तो वो एक नई लोकेशन पर जाएगा और जे की वैल्यू 0 थी पहले, उसको वो 1 करेगा. राइट, उसमें कोई चीज़ नहीं है, बस उसको वो 1 कर देगा. बट आई की वैल्यू जो है चूंकि स्टैटिक है, तो पुरानी वैल्यू पर ही अपडेट करेगा, बल्कि जे के साथ ऐसा नहीं है. ठीक है, इसी तरीके से थर्ड टाइम कॉल होगा तो आई की वैल्यू अब क्या थी 2, अब क्या हो जाएगी 3, और जे की वैल्यू अगेन 0 से 1, क्योंकि जे हमारा स्टैटिक वेरिएबल नहीं है. राइट, देन you will see this output, I की वैल्यू is changing every time like 1 2 3, and J की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है, क्योंकि J नॉन स्टैटिक है और J हर बार क्या करेगा, नई मेमोरी लोकेशन पर नई वैल्यू के साथ वो अपडेट करेगा. राइट, नाउ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा आता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का. और सबसे पहले हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है और ये क्यों यूज़ होता है, और उसके बाद इसकी हम जो फीचर्स हैं, इसकी जो काम, इसको जो प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका है, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जैसे नाम ही क्या है, कंस्ट्रक्ट करना. राइट, क्या कंस्ट्रक्ट करना,
मेमोरी को जो वेरिएबल है उसको कंस्ट्रक्ट करना, राइट। जैसे हमारे क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो डेटा मेंबर क्या करते हैं, डेटा मेंबर को जब हम क्लास के अंदर रखते हैं तो मतलब हमारा जो डेटा मेंबर है उनके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, मेमोरी कब एलोकेट होती है जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्टर का रोल यहाँ पे ये होता है कि ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ वैसे क्या हो जाएगा, आपकी जो डेटा मेंबर है उनके लिए मेमोरी एलोकेट की जाएगी, सिर्फ मेमोरी एलोकेट हुई है, अभी हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अब उन डेटा मेंबर में कुछ वैल्यू भी तो असाइन होना है ना, वैल्यू भी तो इनिशियलाइज करना है ना। तो वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टू इनिशियलाइज द वैल्यूज ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं आपको कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ता है। इट कंस्ट्रक्ट टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट वैल्यूज, राइट। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एक एक करके, और कंस्ट्रक्टर के कई सारे फैक्ट्स होते हैं और सारे फैक्ट्स को हमको जानना पड़ेगा। विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट वी कैन नॉट प्रोग्राम ऑन कंस्ट्रक्टर्स। सो कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक फंक्शन की तरह ही आपको लगेगा, दिखेगा भी फंक्शन की तरीके से, लेकिन कुछ वहाँ पे जो बिहेवियर इसका होता है वो फंक्शन की तरीके से नहीं होता है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फंक्शन की तरीके से नहीं होती। जैसे फंक्शन में क्या होता है, हम रिटर्न टाइप भी दे सकते हैं, रिटर्न टाइप लाइक INT और डिस्प्ले कर दिया, राइट। लेकिन यहाँ पर हम कोई रिटर्न टाइप नहीं दे सकते, राइट। तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन आपको देखने में फंक्शन की जैसा लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो आपके क्लास का नाम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन उस टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, जब आपने मेमोरी लोकेट करवाया है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना, सारे डेटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज करना, ये काम है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। इट इज़ ए स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम, स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम के जैसा है। तीसरा क्या है, द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इन द लास्ट स्लाइड मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक तो आपका क्लास का नाम और एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इस तरीके से, दूसरा न्यू के थ्रू। तो उसमें जो न्यू के बाद जो होता है वो कंस्ट्रक्टर ही होता है, लास्ट में बताया था मैंने आपको। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे योर कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड, ठीक है, जैसे ही आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का, ठीक है। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू ऑफ द डेटा। मैंने बताया आपको कि क्योंकि ये जो है डेटा मेंबर की वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, राइट। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे दे शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन। सबसे पहली बात क्या है कि कंस्ट्रक्टर को आप हमेशा पब्लिक सेक्शन के अंदर ही रखेंगे, ना तो प्राइवेट में ना प्रोटेक्टेड में, राइट। दे आर इन्वोल्व ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, अभी इससे पहले वाले में भी हमने देखा। दे हैव नो रिटर्न टाइप, जैसे फंक्शन में क्या होता है आपका रिटर्न टाइप होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप का रिटर्न टाइप आप नहीं यूज़ कर सकते कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। इन C++ there are three types of constructors are defined। पहला क्या आता है आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई पैरामीटर ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसको हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं लाइक INT A, INT B, INT C, ये क्या कहलाएगा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। एक स्पेशल टाइप का जो कंस्ट्रक्टर होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है समझने में, जब हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर को मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ क्या होता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में कॉपी करना चाहते हैं, जैसे आपने मान लिया कि ऑब्जेक्ट 1 बनाया, अब ऑब्जेक्ट 1 में क्या है, किसी क्लास के डेटा मेंबर को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर उन वैल्यू को, उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है उसको आप दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में कॉपी करना चाहते हैं, तो इन दिस केस आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा।
अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाने के कुछ स्पेशल नियम होते हैं, स्पेशल रूल्स होते हैं, वी विल डिस्कस व्हेन वी डिस्कस द कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोई पैरामीटर उसके अंदर नहीं होता। इफ नो सच कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड, अगर आपने प्रोग्रामिंग में कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया हुआ है, मान लिया कि आपने किया ही नहीं है, भूल गया, तो भी कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ही देता है, राइट। अगर आप करते हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं किया है तो भी आपका कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगेन इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होते हैं। जैसे आपने लिया क्लास ए, राइट, तो क्लास ए आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो क्लास के जैसा होगा, तो आप कैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होगा, ए और विदाउट आर्गूमेंट, राइट, और उसके अंदर उसकी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई कुछ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने बात करी है। जैसे यहाँ पर एक क्लास ले ली हमने डेमो सी, एक प्राइवेट डेटा मेंबर है num1 एंड num2, राइट। डेमो डी सी, ये क्या है हमारा, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास के नाम के जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टर। और क्योंकि इसके अंदर कोई हमारी यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो डेटा मेंबर हमारे होते हैं उनकी वैल्यू अगर इनिशलाइज करना है तो केवल और केवल आप कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वैल्यू को इनिशलाइज करेंगे। जैसे हमने क्या किया, num1 की वैल्यू 10 और num2 की वैल्यू 20, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 10 एंड 20, राइट। Then we again have a display method. It's the member function of the class, and in this with the help of this function we want to print the value of the num1 and num2, right। इसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाती है। उसके बाद हमारा मेन दैट इज एंट्री पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि वहीं से हमारा कंट्रोल स्टार्ट होता है। एंड वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, बिकॉज विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, राइट। तो हमने क्या किया, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही क्या हुआ, हमारे जितने भी जो डेटा मेंबर्स थे, जो हमारे ऑब्जेक्ट की डेटा जो भी ऑब्जेक्ट था वो इनिशलाइज हो गए वैल्यू। सिर्फ हमारा डेटा मेंबर जो हम क्लास के अंदर देते हैं वो क्या करता है, वो सिर्फ डेटा मेंबर होता है, उस समय उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, आपके वैल्यू को इनिशलाइज कर देता है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द फ्लो, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, ओबीजे के थ्रू हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया, और फिर हमने गेट सीएच की जगह जैसे रिटर्न 0, जैसे मैंने बताया आपको कोड ब्लॉक में रिटर्न 0, राइट। अब आता है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि जैसे अभी पहले हमने देखा कि एक कंस्ट्रक्टर था जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं था, लेकिन अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि वी हैव अ क्लास पॉइंट जहाँ पे हमारे पास दो डेटा मेंबर है, दैट इज एक्स एंड वाई, एंड इसके बाद हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और अगेन यहाँ पर जो भी क्लास का नाम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, पॉइंट, और इसके अंदर हमने क्या किया है, दो वेरिएबल ले लिए हैं, दैट इज x1 एंड y1, राइट। और यहाँ पे हम वैल्यू को इनिशलाइज करना चाह रहे हैं। कब इनिशलाइज करना चाह रहे हैं, जब हम वैल्यू मेन से पास करेंगे। ठीक है, इन द लास्ट एग्जाम्पल वहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू इनिशलाइज कर दी थी, बट यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस समय हम वैल्यू को पास करेंगे, देन दैट वैल्यू विल बी इनिशलाइज्ड विद इन दिस कंस्ट्रक्टर, राइट। सो अगेन वी हैव अ नॉर्मल फंक्शन, मेंबर फंक्शन गेटएक्स क्या करेगा कि वैल्यू को जो गेट है वो एक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट रिटर्न टाइप यहाँ पर INT है, एक्स की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और गेट वाई क्या करेगा, वाई की वैल्यू को रिटर्न करेगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, राइट। अब हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है। मेन में क्या किया हमने, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट इज द क्लास नेम, P1 इज द ऑब्जेक्ट नेम। यहाँ पे हमने 10 और 15 वैल्यू पास करी, तो क्या होगा, 10 वैल्यू जो असाइन होगी हमारी किस में असाइन हो जाएगी, x1 में, और 15 वैल्यू असाइन होगी हमारी y1 में, राइट। तो इस x में जो हमारा जो यहाँ पर क्लास का जो मेंबर वेरिएबल था x में, ये x1 की वैल्यू असाइन हो गई, x1 की वैल्यू x में असाइन हो गई, और y1 की वैल्यू y में असाइन हो गई। आपको पता है कि जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन अगेन
सी आउट फंक्शन यूज़ किया, p1 डॉट एक्स, p1 इज द ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इक्वल टू, हम ये तो आपका डिस्प्ले हो गया क्योंकि डबल कोट्स पे लिखा हुआ है, एज स्ट्रिंग आएगा। और p1 डॉट गेट एक्स, ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने गेट एक्स मेथड को कॉल किया। गेट एक्स ये मेथड है, ये क्या काम कर रहा है, एक्स की वैल्यू जो स्लाइड हुई है वो रिटर्न कर रहा है। कितनी वैल्यू रिटर्न हुई यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 10, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, राइट। इन द सेम वे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड how to get the means values from the functions, right? Now talk about the copy constructor. As I told you, this is a very little bit tricky, थोड़ा सा पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ए कंस्ट्रक्टर दैट यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, किसी पुराने वाले ऑब्जेक्ट से, ऐसे समझ लें कि पुराने वाले ऑब्जेक्ट से एक दूसरा नए ऑब्जेक्ट में वैल्यू को इनिशियलाइज करना, कॉपी करना, ये क्या कहलाता है, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर बता दूं आपको कि मान लें कि एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। अब वो इनिशियलाइज वैल्यू को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना, दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। तो कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड initialize a object from another object of the same class. सेम क्लास का होना चाहिए, डिफरेंट क्लास का नहीं होना चाहिए, सेम क्लास, by passing some argument is called a copy constructor, right? Next point is the copy constructor take a reference to an object of the same class. जब हम तो पहले वाली लाइन से तो डिफाइन हो गया कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। सेकेंड पॉइंट से ये पता चल रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपका जो क्लास है उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्टर है तो ये भी क्लास के नाम ही होगा, लेकिन अब आर्गुमेंट पास नहीं होगा बल्कि क्लास का रेफरेंस पास होगा, राइट। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज हैविंग द रेफरेंस टाइप पैरामीटर, ठीक है, रेफरेंस टाइप पैरामीटर होगा। इन कॉपी कंस्ट्रक्टर वी आर हैविंग क्लास टाइप पैरामीटर ऑब्जेक्ट, क्लास टाइप का ही जो हमारा क्या होगा वो पैरामीटर होगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो अभी ज़्यादा क्लियर होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर रिसीव्स अनदर ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए क्या करता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। ठीक है, मान लिया S1 और S2 दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मान लिया कि S1 आपका पुराना था और S2 को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो S1 की वैल्यू S2 में कॉपी हो जाएगी, राइट। तो उसको बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, yeah, this is a very good example to understand the clear understanding of the copy constructor. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड करा ली, सिंपल। एक हमने क्लास ले लिया सैम्पल, राइट, सैम्पल इज द क्लास नेम। अब क्या किया हमने, दो वेरिएबल ले लिए ए और बी, यहाँ पर int होना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, int ए बी ले लिया। अब एक हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया, ये क्या है हमारा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, क्योंकि क्लास के नाम जैसा है और इसके अंदर दो पैरामीटर है, int a एंड int b, राइट। अब इसमें सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर की सिवा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी आप समझिएगा। अब क्या है यहाँ पर स्टार दिस डॉट ए इक्वल टू ए लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर लाइन किस लिए लिखी गई है, इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्लास का जो वेरिएबल है वो क्या है, ए और बी, राइट। और कंस्ट्रक्टर के जो आर्गुमेंट है वो वेरिएबल भी कौन सा है हमारा, ए एंड बी, यानी कि दोनों वेरिएबल जो है वो सेम है, ए और बी, ए एंड बी, राइट। अब आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर दिस को हाइड कर लूँ तो क्या लिखा है, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, यही मतलब हुआ ना। तो कौन सा ए किसको किस ए में इनिशियलाइज हो रहा है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, राइट। ये एक कंफ्यूजन का पॉइंट है, कंपाइलर गेट कंफ्यूज किस ए की वैल्यू को किस ए में असाइन करना है, राइट। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं दिस कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट क्या करता है कि दिस लगाते ही, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार दिस डॉट ए, तो इस दिस के साथ जो ए लिखा हुआ है, जो वेरिएबल है, इसका मतलब है वो क्लास वाला वेरिएबल है, वो कंस्ट्रक्टर वाला वेरिएबल नहीं है। कंस्ट्रक्टर वाला वेरिएबल कौन सा हुआ फिर, वो राइट हैंड साइड में लिखा गया है, दैट इज दिस वन। इसी तरीके से
जो दिस डॉट बी इक्वल टू बी लिखा गया है, इसका मतलब ये जो लेफ्ट वाला बी है कौन सा है, क्लास लेवल वाला वेरिएबल है, और राइट में जो लिखा गया है ये कौन सा है हमारा, वो कंस्ट्रक्टर वाला वेरिएबल है। ठीक है, तो डिफरेंस इज क्लियर। अब कंपाइलर को कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी ए की वैल्यू को किस में असाइन किया जा रहा है। दिस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस कॉन्सेप्ट तब आता है जब क्लास लेवल वेरिएबल और जो कंस्ट्रक्टर का जो वेरिएबल है वो के नाम जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें दिस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हुआ दिस का कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू द कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगेन अब चूंकि कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तो नाम तो सेम रहेगा, सैम्पल सेम रहेगा क्लास के नाम जैसा। अब मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर में क्या करना पड़ता है, क्लास टाइप का एक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो हमारी क्लास कौन सी है, सैम्पल, और एक हमने क्या लिया इसमें, एक एड्रेस रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस को कैसे हम लिखते हैं, एम परसेंट से लिखते हैं, और एक कोई उसका वेरिएबल ले लिया, एक्स वाई जेड, यहाँ पर जैसे हमने ओल्ड ले लिया, राइट। तो कुछ भी आप ले सकते हो, बट इट शुड बी रेफरेंस टाइप। आपको पता है कि सी में जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो वहाँ पर दो तरीके से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, राइट। तो हेयर हम किस तरह से फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू कॉल करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस के थ्रू कॉल करेंगे तो वी नीड अ एड्रेस ऑपरेटर, राइट। सो एड परसेंट इज यूज एज ए एड्रेस ऑपरेटर। नाउ उसके बाद हमने क्या इसकी बॉडी में लिखा है, ओल्ड डॉट ए इक्वल टू ए, राइट। ओल्ड और डॉट ए का मतलब क्या है कि जब भी ये कॉल होगा तो इसकी जो पुरानी वैल्यू है, जिस एड्रेस पर पुरानी वैल्यू रखी हुई है उसको ये नए ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ए दोनों कौन कौन से, क्योंकि हमें पता है कि एक क्लास के आप n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट के लिए ये ए और बी वैल्यू क्या होगी, वो सबके लिए अवेलेबल रहेगी, राइट। तो जो पुराने ओल्ड के थ्रू जो आप वैल्यू ए की है उसको आप न्यू वाले ए के अंदर आप असाइन कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से बी की वैल्यू जो पुरानी वाली रहेगी वो किस में, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो बी में वैल्यू को असाइन कर दी जाएगी, राइट। तो ये तो ही कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात। अब क्या करते हैं, हम एक मेथड लेते हैं ए बी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। सिंपली हमने क्या कर लिया, प्रिंट फंक्शन ले लिया और इसमें हमने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा दी, राइट। एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम अभी जब प्रोग्राम फिनिश करेंगे तब हम समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या है, हमारा मेन मेथड है। मेन में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने जो लाइन लिखी गई है दैट इज सैम्पल S1 10, 20। इसका मतलब क्या है कि हमने इसके थ्रू किसको कॉल किया, ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर जो दो वैल्यू पास कर रहे हैं इससे हमारा मैच किया जाएगा कौन सा, ये हमारा ये पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर। अब देखिए पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर में क्या है, दो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, यहाँ पे दो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो ये कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर को तो कॉल करेगा नहीं, क्योंकि कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए। ये रेफरेंस तो है नहीं, ये क्या है, वैल्यू है। वैल्यू किसके लिए है, हमारी वैल्यू किस में कहाँ पर दी गई है, इस पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर में। तो पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, और पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब क्या है, आपने 10 और 20 वैल्यू पास कर दी तो आपकी जो ए और बी की वैल्यू है वो आपकी इनिशियलाइज हो गई, दैट इज ए की वैल्यू आपकी 10 हो गई और बी की वैल्यू 20 हो गई। इसको आप यहाँ से देख सकते हो, चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, S1, तो S1 में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अभी आपने सिर्फ क्या किया, इस लाइन तक आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट S1 की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, दैट इज A इक्वल टू 10 एंड B इक्वल टू 20। अभी हमने कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर की बात नहीं करी है। नाउ अब नेक्स्ट लाइन में आता है हमारा कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सैम्पल S2, राइट, और ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं S1, राइट। तो इसको मैंने राइट में यहाँ एरो के थ्रू दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, S1 की जो वैल्यू है वो कॉपी होके किस में आ जाएगी, S2 के अंदर आ जाएगी, राइट। अब S1 में क्या है हमारा 10 और 20 है, अब उसकी वैल्यू कॉपी किसके अंदर हो रही है, S2 पे, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब S1 का मतलब क्या है, S1 क्या है, S1 ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है, आपका कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर कॉल होगा। ये भी कैसा है हमारा, ये भी तो जो क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप का ही तो वेरिएबल है, तो ये कॉल हो जाएगा आपका कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर। तो कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर क्या करेगा, जो ओल्ड वैल्यू है ए की वो S2 में, S2 जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं आप, उसमें ए और बी की वैल्यू को वो कॉपी कर देगा। और यहाँ पर इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, दैट ए की वैल्यू यहाँ पर S2 पे ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट।
अगेन वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, लाइक s1 डॉट प्रिंट करेंगे और s2 डॉट प्रिंट करेंगे. देन अगेन इन द बोथ द केसेस वी विल गेट द वैल्यू a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20. राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर. ठीक है. नाउ टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्टर. अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं. अब आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि आपके जो है वो जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है मेमोरी के अंदर. राइट. अब सपोज करो आपके पास बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट में आपके बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बहुत लंबे समय तक यूज़ ही नहीं हुए. ठीक है. नॉट यूज फॉर द लॉन्गर टाइम. तो अब वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेमोरी तो ऑक्यूपाई करते हैं ना, मेमोरी तो ऑक्यूपाई करके रखते हैं. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है तो उनको हम फ्री कर सकते हैं. फ्री करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रक्टर. Note that the constructor construct the object data, means whenever the object is created it will occupy the memory. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी तो ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है. नाउ टू रिलीज या फ्री द मेमोरी वी यूज द डिस्ट्रक्टर. उस मेमोरी को जो फ्री करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. राइट. कुछ प्रोग्रामिंग फैशंस होते हैं डिस्ट्रक्टर के केस में. जैसे ए डिस्ट्रक्टर एज ए नेम इम्प्लाइज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट मेमोरी दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर. जो कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी को क्रिएट किया हुआ है उसको वो डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है. राइट. लाइक ए कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इज द मेंबर फंक्शन. जैसे कंस्ट्रक्टर आपका मेंबर फंक्शन होता है, लास्ट स्लाइड में देखा आपने, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर भी आपका मेंबर फंक्शन होता है. लेकिन आपको डिस्ट्रक्टर भी क्लास के नेम जैसा होगा, लेकिन उसको आप डिस्ट्रक्टर्स कैसे दिखाओगे, कंपाइलर कैसे समझेगा कि ये डिस्ट्रक्टर है. उसके आगे आपको एक टिल्ड इज द साइन, इस तरीके से एक साइन होता है उसको बोलते हैं टिल्ड साइन. उसको लगा देने से कंपाइलर समझ जाता है कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं ये डिस्ट्रक्टर है. राइट. ये मतलब मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज किया गया है. दिस इज डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. सो अगेन डिस्ट्रक्टर इज यूज टू फ्री द मेमोरी occupied by the constructors. Right. Let's see the example. कुछ फीचर्स हैं डिस्ट्रक्टर के. डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्गूमेंट. सबसे पहली बात क्या है कि कंस्ट्रक्टर में तो आप क्या करते हो, ये आर्गूमेंट भी आप रख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गूमेंट आप नहीं रख सकते. ठीक है. डिस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनी काइंड ऑफ वैल्यू. जैसे कंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्टर भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. ठीक है. तो वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी किसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है. राइट. इट विल बी इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम. और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिस्ट्रक्टर जब आपका प्रोग्राम, और जब आप डिस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो जब आपका प्रोग्राम मेन के बाहर कंट्रोल जाएगा उस समय आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है. आप सोचे कि नई कंपाइलर जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर का जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, वैसे डिस्ट्रक्टर का भी नॉट लाइक दैट. अगर वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. बट अगर जो डिस्ट्रक्टर होगा वो क्या होगा कि जब आपका प्रोग्राम कंट्रोल से बाहर आएगा, मेन से जब बाहर आएगा, तब आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है. राइट. अभी हम देखेंगे इसको. सो इट विल बी इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम. जब आप प्रोग्राम से एग्जिट करेंगे तब कॉल होगा, केवल उसी केस में कॉल होगा. और ब्लॉक ऑन द फंक्शन टू क्लीन अप द स्टोरेज दैट इज नो लॉन्गर एक्सेसिबल. उन मेमोरी को फ्री करता है जो बहुत समय से जो है वो यूज नहीं हो रहे. राइट. अब यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ है. यहाँ पे क्या है, एक क्लास लिया आपने सैम्पल, उसके अंदर आपके वेरिएबल हैं ए और बी. ये क्या है आपका, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम ए और बी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं. ये आपका क्या है, डिस्ट्रक्टर. आप टिल्ड साइन से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है और ये क्लास के नाम के जैसा है. राइट. अब क्या हुआ, इसमें आप डिस्ट्रक्टर के अंदर ए और बी की वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं. आप प्रिंट करा सकते हो, जैसे आप कंस्ट्रक्टर में प्रिंट कराते हैं, किसी फंक्शन में प्रिंट कराते हैं. ये भी तो एक तरीके का फंक्शन ही है, बट थोड़ी सी फंक्शनलिटी डिफरेंट होती है इसकी. तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ए वैल्यू को आप शो कर सकते हो. तो हमने डिस्ट्रक्टर के अंदर ए और बी की वैल्यू को शो करना चाहा. राइट. उसके बाद मेन लिया हमने, उसका सैम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया दैट इज एस. और एस होते ही क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड व्हेन द स्कोप ऑफ द मेन एंड.
ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप आउटपुट विंडो में देखेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, नथिंग इज विजिबल है, क्योंकि हुआ क्या कि आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ से, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस लाइन से तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही क्या हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, ओके नो प्रॉब्लम। अब यहाँ इस लाइन के बाद वापस कंट्रोल आया, फिर क्या हुआ, गेट सी एच के बाद मेन से बाहर कंट्रोल आया, जैसे मेन से कंट्रोल बाहर आया आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो तब तक क्या हो जाएगा, इस स्क्रीन आप कंट्रोल बाहर निकल चुका था तो आपको आउटपुट में कुछ दिखा ही नहीं, राइट। डिस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ इंटरनली, इम्प्लिसिटली कॉल हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू को आपको नहीं दिख पाई। अगर वैल्यू देखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो गेट सी एच फंक्शन है इसको डिस्ट्रक्टर के जो आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है इसके बाद लगा देना चाहिए। अगर ये यहाँ पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्रीन होल्ड पे रहेगी और फिर आपको ए और बी का आउटपुट दिख जाएगा। लेकिन अगर ये गेट सी एच यहाँ पे लगा हुआ है मेन के अंदर, तो मेन के बाहर जाते डिस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, लेकिन फिर वापस उसका आउटपुट आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए रेड लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड व्हेन स्कोप ऑफ द मेन एंड्स बट नो आउटपुट इज हियर, राइट। आउटपुट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो गेट स्टेज लगा हुआ था उसको उठा के मैंने इस डिस्ट्रक्टर के लास्ट में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल मेन से जैसे बाहर आया डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल होते ही क्या हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू प्रिंट हुई और स्क्रीन आपकी होल्ड हो गई, तो आपको आउटपुट दिख गया। अदरवाइज स्क्रीन होल्ड नहीं होती और आप आउटपुट नहीं देख पाते, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डिस्ट्रक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन सी प्लस प्लस। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे फंक्शन में क्या होता है कि सपोज करो आपने कोई फंक्शन बनाया और उसमें 2 आर्गुमेंट आपने दे दिए, राइट। तो अगर उस फंक्शन को हमें कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन से फंक्शन का नाम और उतने ही आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे जितने आर्गुमेंट का आपने फंक्शन बनाया है। ये एक नॉर्मल फंक्शन की ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है कि आपने सपोज करो कि 2 आर्गुमेंट पास किए तो भी आपका फंक्शन कॉल हो जाए, आपने 3 आर्गुमेंट पास किए तो भी आपका फंक्शन कॉल हो जाए, 4 आर्गुमेंट पास किए तो भी। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितने आर्गुमेंट के हिसाब से कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। लेट्स सी अबाउट द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शंस एंड द डेफिनेशन देयर, उसके बाद इसके हम प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे। सो ए डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इज द वैल्यू provided in the function declaration that is automatically assigned by the compiler if a caller of the function doesn't provide a value for the argument with default value। यानी कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है वो जो यूजर द्वारा दी गई वैल्यू के हिसाब से फंक्शन को कॉल करके दे देता है। भले ही उसने 2 वैल्यू पास की है तो 2 वैल्यू के बिहाफ पे आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, 3 वैल्यू दी है तो 3 वैल्यू के हिसाब से फंक्शन कॉल हो जाएगा। यानी फंक्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कर रहा है, इसके लिए कॉलर ऑफ द फंक्शंस के लिए, राइट। सो एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक ए फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इट कैन बी कॉल्ड विद द 2 आर्गुमेंट और 3 आर्गुमेंट और 4 आर्गुमेंट्स, राइट। सबसे पहली बात आती है कि इस टाइप के जो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं उसको बनाते कैसे हैं। वेरी सिंपल, राइट। जैसे हमने क्या किया, एक फंक्शन का नाम लिया सम, ठीक है। फंक्शन नेम इज द यूजर डिफाइंड नेम, सम नाम का एक फंक्शन ले लिया, इसका रिटर्न टाइप हमने INT ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर क्या किया हमने, INT x और INT y, 2 आर्गुमेंट तो इसके फिक्स हैं, ठीक है। अब जो तीसरा और चौथा आर्गुमेंट है उसकी जो वेरिएबल, उसके लिए जो हमने वेरिएबल लिए हैं उसकी वैल्यू हमने 0 कर दी, राइट। यानी कि z की वैल्यू इक्वल टू 0 एंड w इक्वल टू 0, राइट। बट x और y की वैल्यू 0 नहीं है, रिमेंबर z की वैल्यू 0 है और w की 0 है, राइट। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की जब कॉल किया जाएगा तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हमने डाला है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी कि इन दिनों जो x y z w है इन वैल्यू को ऐड करके उस वैल्यू को वो रिटर्न करे, राइट। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास मेन है। अब हम मेन से क्या कर रहे हैं, रिमेंबर अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का यहाँ यूज़ देखिएगा। मेन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, सम नाम का फंक्शन कॉल किया और सम में हमने 2 आर्गुमेंट पास किए यहाँ से, ठीक है, 10 एंड 50। 10 एंड 50 का मतलब क्या है कि ये 10 वैल्यू x में असाइन होगी, ये 15 वैल्यू y में असाइन होगी, राइट। और
और ऐड करके एक्स और वाई की वैल्यू ऐड करके रिटर्न यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू दैट इज 25। ठीक है, अब ये जो फंक्शन कॉल, जो आपका जो फंक्शन था, जो यहाँ पे दिया गया फंक्शन था, डिफॉल्ट आर्गूमेंट जो फंक्शन था, अब वो इन दो वैल्यू के ऊपर काम कर रहा है, 10 और 15 पर, राइट। अब ये तीन वैल्यू पे भी काम कर जाएगा। इसमें सेकेंड लाइन में क्या है, 10, 15 और 25 डाला, तो ये सेम फंक्शन हमारा तीन आर्गूमेंट के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरीके से हमने चार वैल्यू डाल दी तो ये चार वैल्यू पे काम कर जाएगा। यानी जो फंक्शन आपने बनाया है वो डिफॉल्ट वर्क कर रहा है, डिफॉल्ट फॉर टू वैल्यू। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू आपने जीरो नहीं करी है, तो मिनिमम आपके टू आर्गूमेंट कम से कम पास जरूर होने चाहिए, राइट। बाकी आप आगे जो जेड और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो जीरो है, तो दो से ज़्यादा आप तीन वैल्यू भी पास कर सकते हैं और मैक्सिमम चार वैल्यू को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज वर्किंग as a default function for the calling of the functions, right? This is called the default augment functions. अब बात आती है गार्बेज कलेक्शंस की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गार्बेज कलेक्शंस क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम बहुत समय से यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्ट जो बहुत समय से यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, और ऑब्वियसली मेमोरी को तो ऑक्यूपाई करते ही रहते हैं, मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपका मेमोरी वेस्टेज हो रहा है, राइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या करता है कि आपका जो इंटरनल जो मेमोरी डिवाइस सिस्टम है या आपका जो कंपाइलर है, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता रहता है, यानी उनको फ्री करता रहता है, मेमोरी को ऐसे फ्री करता रहता है, राइट। तो गार्बेज कलेक्शन इज द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। गार्बेज कलेक्टर, इसको क्या कहते हैं हम, गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं। तो गार्बेज कलेक्टर और द कलेक्टर अटेम्प्ट्स टू रिक्लेम गार्बेज और मेमोरी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट विल नेवर बी एक्सेप्ट, जो कि बहुत समय से यूज नहीं हुई है या बिल्कुल ही यूज ही नहीं होती, राइट। अब बात आती है मेमोरी लीक की। मेमोरी लीक क्या होता है? मेमोरी लीक इज द टाइप ऑफ रिसोर्स लीक दैट अकर्स व्हेन द कंप्यूटर प्रोग्राम इनकरेक्टली मैनेज मेमोरी। जब आपका जो कंप्यूटर है वो इनकरेक्टली मेमोरी को मैनेज कर रहा है या एलोकेट कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर क्या किया आपने कि सपोज करो आपके पास आपने एक मेमोरी जो है वो क्रिएट की। यहाँ पर मेमोरी क्रिएट की, वो डायनामिकली क्रिएट की गई है। इसको हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ता है, जैसे आपने सी में किया है। तो हमने पी टाइप का एक पॉइंटर लिया, इक्वल टू न्यू ऑपरेटर के थ्रू ही केवल आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। न्यू इज द कीवर्ड एंड उसके बाद डेटा टाइप एंड 9, यानी कि 9 वैल्यू जो है आपके वो इस हीप में, ये पी पॉइंटर, पी इज द पॉइंटर, पॉइंटर कहाँ होगा आपका स्टैक में, एंड विच विल पॉइंट द हीप, और हीप में क्या हो जाएगा आपका, किसी एड्रेस पर आपकी ये वैल्यू रखी गई दैट इज 9, राइट। तो यहाँ पे इस लाइन के हिसाब से ये आपका इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, राइट। नाउ अब उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसकी वैल्यू को हम स्टार पी के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, तो वैल्यू एट एड्रेस आपका प्रिंट हो जाएगा दैट इज 9, राइट। नाउ अब क्या किया हमने, अब हमने क्या किया कि एक पॉइंटर हमने एक और ले लिया। जैसे यहाँ पे एक 9 था, हमारा पहले से ही लिखा हुआ था कि एक पॉइंटर वेरिएबल था जो 9 वैल्यू को मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा था। 9 वैल्यू के लिए हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेट करी थी। अब हमने क्या किया, उसी p वाले वेरिएबल से एक नई वैल्यू मेमोरी के अंदर इनिशियलाइज करी, ठीक है, डायनामिकली क्रिएट करी दैट इज 49, ठीक है। तो सेम पॉइंटर जो अभी तक हमारा 9 को पॉइंट कर रहा था, अब किसको पॉइंट करने लगेगा, वो 49 को पॉइंट करने लगेगा। लेकिन पॉइंट करना इज डिफरेंट थिंग, पॉइंट तो करने लगेगा लेकिन वैल्यू तो अभी भी 9 रखी है ना मेमोरी के अंदर, वो तो फ्री नहीं हुई है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द गार्बेज, ठीक है। देन नाउ 9 इज द गार्बेज, जैसे मेमोरी लीक की भी प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन C++। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, अभी हमने देखा लास्ट में कि डायनामिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, स्टैटिक मेमोरी क्या होता है कि सपोज करो कि आपने 10 एलिमेंट के स्टोरेज के लिए आपने मेमोरी एलोकेट करी, राइट। अब आप 10 एलिमेंट्स आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, राइट। अब सपोज करो आपके पास केवल 5 एलिमेंट है, और 5 एलिमेंट हैं, तो अब क्या हो जाएगा, बाकी की जो 5 एलिमेंट के लिए मेमोरी है वो वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि मान लिया 10 एलिमेंट्स के लिए आपने मेमोरी एलोकेट करी, अब आपके पास
एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ गए, मे बी 15, मे बी 20, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब आपके पास वो मेमोरी का साइज ही नहीं है, तो आप एलिमेंट को स्टोर ही नहीं करा सकते, राइट। तो यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज का भी इशू है और लेस मेमोरी का भी इशू है, राइट। अब डायनामिक मेमोरी लोकेशन क्या करता है, ये जो प्रॉब्लम है उसको वो रिजॉल्व करता है, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है यूज़र को, उस हिसाब से मेमोरी जो है आपकी वो क्रिएट होती है। सपोज करो 10 एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो 10 के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। अगर आपने 5 एलिमेंट डिलीट किए तो 5 के लिए वो मेमोरी वो फ्री कर देगा। और फ्री कर क्यों कर देगा, क्योंकि आप फिर दूसरे 5 एलिमेंट को उसके अंदर स्टोर करा सकें। और जैसे आप अपने नए एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे, सपोज करो 10 से ज़्यादा, तो मेमोरी का साइज वो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए रिजर्व कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो everything is happening here dynamically. That's why we call it the dynamic memory allocation in C++. अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं हम, उसके लिए CAlloc फंक्शन का यूज़ करते हैं और malloc और realloc फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसमें, C के अंदर यूज़ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर किसके थ्रू करते हैं, नो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड, राइट। जैसे CAlloc, और इसमें क्या होता है कि कोई हमें स्पेशल टाइप की कास्टिंग नहीं करनी पड़ती। न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर इज यूज, यहाँ पर हम कैसे करते हैं, न्यू और डिलीट ऑपरेटर के थ्रू ही हम डायनामिक मेमोरी को क्रिएट करते हैं और डिलीट के थ्रू उस मेमोरी को फ्री करते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल हेडर फाइल की जरूरत नहीं पड़ती हमें यहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, एक alloc.h की यूज होती है हमें सी प्रोग्रामिंग में, बट देयर इज नो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेडर फाइल्स इज रिक्वायर्ड इन C++, राइट। This example, one more example is given here for the clear understanding of the dynamic memory allocation. For example, we have a integer n, right, and enter any size. यहाँ पर हम पहले साइज ले रहे हैं कि कितने साइज का हमारा जो है मेमोरी एलोकेट हो। तो हमने साइज को क्या कर लिया, यूजर से इनपुट ले लिया, मान लिया यूजर ने 3 डाला, तो n में वैल्यू क्या आ जाएगी 3, एंड इट इज हैपनिंग विद इन द स्टैक। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि हम डायनामिक मेमोरी लोकेट करना चाहते हैं। तो पॉइंटर int और n पास कर दिया। n में वैल्यू क्या है हमारी 3, यानी कि 3 वैल्यू के स्टोर के लिए हमारी मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट कर दिया गया है, राइट। उसके बाद चूँकि एरे है, एक से ज़्यादा वैल्यू है, तो ऑब्वियसली वी नीड अ फॉर लूप, बिकॉज विदाउट फॉर लूप वी कैन नॉट इटरेट ऑल द वैल्यूज, राइट। और फॉर लूप आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड लेस देन n, क्योंकि कितनी वैल्यू है हमारे पास, 3 वैल्यूज है, राइट। उसके बाद आप उन जो आपके जो एड्रेस जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस पर आपको वैल्यू को क्या करना है, वो इनपुट लेना है, स्कैन करना है। वो कैसे करेंगे आप, सीन के थ्रू। और सीन में क्या लिखा है आपने, P+i। P में क्या है, P इज द बेस एड्रेस जो आपका मेमोरी एलोकेट होगा। सपोज करो कि आपका जो मेमोरी एलोकेट हुआ है वो आपका सबसे पहले एड्रेस था आपका 1200, क्योंकि इंटीजर है। नेक्स्ट एड्रेस कहाँ पे होगा आपका 1202 पे, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे होगा 1204 पे, क्योंकि एक इंटीजर कितना बाइट ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स, राइट। तो जो सबसे पहला जो एड्रेस होगा वो P के पास होगा, इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। बेस एड्रेस जो होता है वो P के पास होता है। तो आपने क्या लिखा, P+i। आई क्या है, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो P का मतलब बेस एड्रेस प्लस 0, यानी कि स्टिल इट विल पॉइंट टू द वेरी फर्स्ट लोकेशन, राइट। ये पहली लोकेशन को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद पहली लोकेशन के बाद अब एलिमेंट्स आर, एलिमेंट आपको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे आप, लूप चलाएंगे और स्टार P+i अगेन बेस एड्रेस और उसका i मतलब 0, फर्स्ट टाइम 0। तो जो पहले एड्रेस की जो वैल्यू होगी, अब आप क्या करें, स्टार लग गया, तो ये वैल्यू एट एड्रेस यानी कि 7 को प्रिंट कराएगा। और यहाँ पे क्या इनपुट क्या कर रहा है कि इस एड्रेस पर ये वैल्यू को इनपुट ले रहा है, राइट। तो उसके बाद क्या किया आपने, जो मेमोरी आपने डायनामिकली एलोकेट करी है वो वेरिएबल कौन सा था आपका, दैट इज P। अगर आप उस मेमोरी को फ्री करना चाहते हैं, जस्ट सिंपली यूज द डिलीट ऑपरेटर एंड द दैट वेरिएबल, दैट इज डिलीट एंड P, right. It will free the reserved memory by the dynamic memory allocation, right. So this is the concept of the dynamic memory allocation using the delete operator and creating the dynamic memory, the memory.